स्टार्ट 7 अगस्त की करंट अफेयर्स, राइट। सबसे पहले जो न्यूज़ थी दैट वाज रिगार्डिंग अ स्कीम, द गोबर्धन स्कीम। ठीक है, इस स्कीम का दूसरा नाम है नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम। देखो इसमें क्या करने की कोशिश करी जा रही है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि कैटल डंग्स है और साउंड जो वेस्ट प्रोड्यूस है, जो जैसे रेजिड्यू है, क्रॉप रेजिड्यू वगैरह, उन सभी को एक कंटेनर में डाल के इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइक्रोब्स की प्रेजेंस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइक्रोब्स क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे इस ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट्स में, और एज अ रिजल्ट कौन सी गैस निकलेगी यहाँ से, एक मिथेन गैस निकलेगी। अभी अनप्योरीफाइड है, ठीक है। फिर इस मिथेन गैस को आगे कंप्रेस किया जाएगा, प्योरीफाई किया जाएगा, और फिर इसको हम व्हीकल्स में, ट्रांसपोर्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मीथेन यानी नेचुरल गैस। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये है, एक तो हमारी सर्कुलर इकोनॉमी डेवलप होगी, वेस्ट कम रिड्यूस होगा, वो यूज हो रहा है, वेस्ट टू वेल्थ अप्रोच हो रही है। दूसरा फायदा ये है कि हम अभी फिलहाल क्या करते हैं, जो नेचुरल गैस है ना, वो इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम डोमेस्टिकली इसको प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा इंपोर्ट बर्डन भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली स्कीम है कि 10 साल में, 10 साल का टाइम पीरियड है, जिसे 2036 तक हमें इसका प्रोडक्शन 10 गुना ज्यादा करना, ठीक है। हमें इसका प्रोडक्शन 10 गुना ज्यादा करना है। ये स्कीम है, इसके लिए फाइनेंशियल आउटलेज वगैरह करे गए हैं, ठीक है। तो गोवर्धन स्कीम ऑल्सो नोन एज नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम। क्या प्रोसेस होगा, कैसे बनाएंगे हम इसको, टेक्निकल प्रोसेस क्या है। ऑर्गेनिक वेस्ट इज ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोब्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बाय प्रोडक्ट्स में मीथेन निकलेगी, H2S निकलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलेगी, लेकिन मीथेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। Methane is purified and then compressed under high pressure for vehicle use के लिए, टेस्टिंग यूज के लिए इसको भेजा जाएगा। ये क्यों है ये, एंड मतलब ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वेस्ट यूटिलाइज हो जा रहा है, कैटल डंप, एग्रीकल्चर वेस्ट यूटिलाइज हो जा रहा है, इम्पोर्ट बिल ऑफ नेचुरल गैस कम हो जाएगा। एक ये भी इन्वायरमेंटली भी ये फायदा है, तो ये कार्बन न्यूट्रल है, और ये इम्पोर्टेड वाले सीएनजी को वो कर सकती है, इम्पोर्टेड वाले सीएनजी को रिप्लेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट प्लान्स टू ब्लेंड द सीबीजी विद द नेचुरल गैस सिमिलर टू हाउ इथेनॉल इज ब्लेंडेड विद पेट्रोल। जैसे अभी क्या हो रहा है, एकदम से हम पेट्रोल को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं ना, तो इथेनॉल को थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रहे हैं विद पेट्रोल, पेट्रोल के डिपेंडेंस थोड़ा कम कर रहे हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट सोच रहे हैं कि ये जो नेचुरल गैस है, इसको, इस पे डिपेंडेंस कम करने के लिए हम उसको कंबाइन करने विद दिस बायो बायोगैस, ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस। इस स्कीम के बारे में क्या है कि 10 साल के लिए स्कीम है, फाइनेंशियल ईयर 2026 से शुरू होकर 2035-36 तक है, 2036 तक फाइनेंशियल आउटले कितने करोड़ किया गया है। वही सीबीजी प्रोडक्शन को 10 गुना ज्यादा बढ़ाना इसका मेन एम है, और मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस स्कीम के थोड़े और फीचर क्या है भाई, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, यानी कि इससे पहले जो भी सरकार के इनिशिएटिव चले हुए थे इस सीबीजी प्रोडक्शन में, कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन में, उन सभी स्कीम को अंडर वन फ्रेमवर्क ये इंटीग्रेट करती है। तो ये अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है। तो ये अम्ब्रेला स्कीम है। दूसरा, ये स्कीम बात करती है फील्ड स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन की। अभी तक जो हमने से हम सीबीजी प्रोड्यूस कर रहे थे उसमें हम स्पेसिफिकली जैसे क्रॉप रेजिड्यू, पेट्रोल डंप वगैरह ये सब यूज कर रहे थे, लेकिन लेकिन ये वाला जो स्कीम है, गोवर्धन स्कीम, ये फील्ड स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन की बात करती है कि भाई अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग जैसे इनपुट्स को यूज करो, कैटल डंप को भी, क्रॉप रेजिड्यू को भी, प्रेस मड को भी, सीवेज को भी, अदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भी। ये इम्पोर्टेंट है, देखो, एश्योर्ड ऑफटेक मैकेनिज्म। अब गवर्नमेंट इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इनके प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिवाइज कर रही है कि आप प्रोड्यूस करो, आपका
जो प्रोड्यूस है हम खरीदेंगे, मार्केट एक्सेस हम आपके प्रोड्यूस को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और तो ये एश्योर्ड ऑफ टेक गारंटी उनको दे रही है। ठीक है, मार्केट एक्सेस गारंटी दे रही है उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। इकोनॉमिक कंसेप्ट है ये। और गवर्नमेंट करेगी क्या इसका, इतनी मार्केट मतलब इतना ज्यादा खरीद के वो उसे ब्लेंड करेगी विद नेचुरल गैस। ठीक है, और प्राइस इसका फिक्स करा गया है 10 साल के लिए भाई, कि इस प्राइस पे तुम्हें खरीदे जाएंगे पर MMBT, मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट या मेजरिंग यूनिट्स है। विएबिलिटी गैप फंडिंग इसमें की जाएगी। विएबिलिटी गैप का मतलब होता है कि मतलब जो फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट देती है एज अ फिजिकल स्टिमुलस के लिए, ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्टिवली हो सके। ठीक है, एंड मेक प्लांट्स प्रॉफिटेबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर, ताकि प्राइवेट सेक्टर आ सके। तो विएबिलिटी गैप फंडिंग इसमें की जाएगी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भाई, वेस्ट टू वेल्थ अप्रोच है, इसे फार्मर की इनकम बढ़ेगी, और इसे इंडिया का जो ये नेट जीरो वाला गोल है बाय 2070, इसकी तरफ थोड़ी एडवांसमेंट होगी। ठीक है, पहली स्कीम गोवर्धन स्कीम रन हो गई। दूसरा आर्टिकल आया हुआ था, अभी 3 आर्टिकल्स थे एक्चुअली। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स दी गई हैं अलग अलग, इसको मैंने कंबाइन कर दिया है एक जगह। ठीक है, इन तीनों आर्टिकल्स में अलग अलग जजमेंट्स होते हुए ये कहने की कोशिश करी जा रही है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अब एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला सबसे पहला जो केस था दैट वाज सबसे पहला जो केस था दैट वाज रिगार्डिंग द कंजर्वेशन द कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, देखो पहले क्या बात है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है WBA 1972, जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर 4 प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कंजर्वेशन रिजर्व है एंड कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, अब इसके अंदर जो नेशनल पार्क है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिर्फ इन दोनों को प्रोटेक्शन की, इस तरीके की प्रोटेक्शन, इन दोनों को ये प्रोटेक्शन थी कि जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर नेशनल पार्क होगा, उसके 10 किलोमीटर के विदिन 10 किलोमीटर तक बफर जोन बनाएंगे, उसमें कोई माइनिंग एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये वाली प्रोटेक्शन सिर्फ इन दोनों प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए अवेलेबल थी, इनके लिए अवेलेबल नहीं थी। अब एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, असम वाइल्ड लाइफ, असम वेटलैंड रिगार्डिंग आता है ये केस। ये वेटलैंड भी है साथ में, रामसर साइट भी है, और ये एक कम्युनिटी, ये कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, फर्क क्या होता है इनमें, कंजर्वेशन रिजर्व गवर्नमेंट लैंड पे होती है, कम्युनिटी रिजर्व कम्युनिटी लैंड पे बनाए जाती है सब। ठीक है, इन दोनों के बीच में ऐसे ज्वाइन करने वाले कॉरिडोर होता है। तो आसान वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ नहीं, आसान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व वाला केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो 10 किलोमीटर वाली प्रोटेक्शन आपने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दी है, ये आसान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी मिलनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल रही हूँ बार बार, आसान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व को भी मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद ये उत्तराखंड की है। ठीक है, और ये यमुना किनारे है, यमुना के बॉर्डर पे है, यमुना रिवर के बॉर्डर पे ये रामसर साइट। तब फिर हिमाचल प्रदेश ने की गवर्नमेंट ने कहा कि सर, क्या है ना, आसाम का थोड़ा सा पार्ट हिमाचल प्रदेश में लाया करना है, और आपके ये 10 किलोमीटर वाले रूल से हम यहाँ पे माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इसी बात को रीइटरेट करा कि हमने एक बार जो कह दिया वो कह दिया। और क्या कह दिया कि जो वेटलैंड, जो ये है कंजर्वेशन रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व है, उन सभी पे, ना कि सिर्फ असम पे, बल्कि सभी कंजर्वेशन या कम्युनिटी रिजर्व पे ये 10 किलोमीटर प्रोटेक्शन वाला रूल लागू होगा। ठीक है, तो ये है आर्टिकल में। तो एक बार ये पढ़ते हैं उसके बारे में। लीगल बैकग्राउंड क्या है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंदर देयर आर 4 प्रोटेक्टेड एरियाज है। नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कंजर्वेशन रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व है। और ये सब किस केस में बोला है गवर्नमेंट ने, इसने सुप्रीम कोर्ट ने TN गोदावरमन वाला केस हुआ है 2024 में, उसमें इन्होंने बोला है।
हाँ, इसी केस में उन्होंने बोला है कि वो 10 किलोमीटर प्रोटेक्शन सभी कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व को मैनेजमेंट स्पेसिफिक साइट के लिए इसमें है वो ये है असम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है। इट इज अ राउंड साइट ऑल्सो located at the confluence of Assam and the Yamuna rivers. Critical habitat है for birds, central Asian tigers यहाँ पे, ठीक है। इस रूलिंग ने क्या कहा कि इस रूलिंग से पहले 10 किलोमीटर वाला जो ये इको सेंसिटिव जोन की प्रोटेक्शन थी, जहाँ पे माइनिंग बैन थी, वो सिर्फ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज को ड्राइव थी। अंडर दिस द सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड करा। देखो ये जो चार प्रोटेक्टेड एरियाज है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है, ठीक है। लेकिन जो 10 किलोमीटर वाला जो इको सेंसिटिव जोन का कंसेप्ट है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को तहत सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक्सटेंड करा के 10 किलोमीटर वाले जो जुडिशियल सेफगार्ड है ये सभी कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व पे भी लागू होगा। फिर हिमाचल प्रदेश ने बोला कि भाई हमें यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत हो रही है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रेट करा इसी रूलिंग को और कहा कि भाई ये सभी कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व पे लागू होगा। तो पहली तो लैंडमार्क जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो है इस एनवायरमेंट के रिगार्डिंग। दूसरी आएगी डिजिटल अरेस्ट एंड साइबर फ्रॉड को रिगार्डिंग। हमें पता है डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, ये इम्पर्सोनेट किया जाते हैं, जो साइबर फ्रॉड करते हैं वो इम्पर्सोनेट करते हैं लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को, और मतलब साइबर फ्रॉड कंडक्ट करते हैं, ठीक है। रैंसमवेयर वगैरह ये सब हो गए। तो साइबर फ्रॉड के केसेस में इस केस में क्या हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है आरबीआई को भी और गवर्नमेंट को भी गाइडलाइन दी है, और दोनों को 4 हफ्ते का 4 वीक का टाइम पीरियड दिया है, ठीक है। तो क्या करने को बोला है, आरबीआई को बोला है कि भैया आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाओ कि अगर डिजिटल अरेस्ट होता है तो आपको क्या करना होगा, और ऐसी फैसिलिटी बनाओ ताकि जो म्यूल अकाउंट्स हैं, म्यूल अकाउंट्स कौन से होते हैं, ये ऐसे फेक अकाउंट्स होते हैं जो ये जो फ्रॉड करते हैं, डिजिटल अरेस्ट करते हैं, जो साइबर फ्रॉड करते हैं, ये इन अकाउंट को यूज करते हैं अपना पैसा ट्रांसफर करते हुए। इन म्यूल अकाउंट्स अगर आपका ऐसे कोई भी सस्पेक्टेड बिहेवियर लगता है तो उसको इमीडिएटली फ्रीज करने की फैसिलिटी आप रखो, ठीक है। आरबीआई को ये बोला है। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट को साइबर फ्रॉड सेंटर्स बनाने चाहिए जगह जगह पे, और प्लस जीरो FIR, इलेक्ट्रॉनिक जीरो FIR का प्रोविजन आप करो, ठीक है। तो तब इस तरीके से उन्होंने इनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करी हैं। डेफिनेशन क्या है डिजिटल अरेस्ट की, स्कैमर्स इम्पर्सोनेट करते हैं लॉ एनफोर्समेंट को वाया वीडियो कॉल्स टू एक्सॉर्ट मनी। म्यूल अकाउंट्स, दीज आर द अकाउंट्स जो क्रिमिनल्स यूज करते हैं अपने मनी को छुपाने के लिए मूव करते हैं, ठीक है। कोर्ट ने क्या कहा, 4 वीक की डेडलाइन दी है आरबीआई को और स्टेट्स को। आरबीआई को क्या कहा कि आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाइए फॉर द इमीडिएट फ्रीजिंग ऑफ सस्पेक्टेड म्यूल अकाउंट्स के लिए टू एंड फैसिलिटेट द रिकवरी ऑफ लॉस्ट मनी। स्टेट्स को बोला कि आप भाई फ्रॉड सेंटर्स बनाइए एंड वो जीरो FIR का प्रोविजन कीजिए, और फिर कोऑर्डिनेशन करने को भी बोला है, ठीक है। ये इसीलिए किया जा रहा है प्रोटेक्टर, ताकि प्रिवेंटिव गवर्नेंस अचीव हो सके, वो वो डिजिटल स्कैम होने से पहले ही उसको रोका जा सके, ठीक है। एक ये इनकी लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट के डिजिटल अरेस्ट के रिगार्डिंग। एक लैंडमार्क जजमेंट थी लिव इन रिलेशन के रिगार्डिंग, लिव इन रिलेशनशिप्स एंड प्रोवाइडरी लॉस। देखो इसमें क्या था ना, पहले क्या था, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये वाला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2000, इस एक्ट के तहत सिर्फ सिविल सिविल फैसिलिटी या फिर सिर्फ सिविल रेमेडी ही अवेलेबल थी, सिर्फ सिविल रेमेडीज अवेलेबल थी वुमेन के लिए। जैसे कि अगर उनका कोई जो, और ये लिविंग वाला केस है, ठीक है। अगर लिविंग वाला केस है और वुमेन के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, वॉयलेंस होता है, तो वुमेन सिर्फ सिविल रेमेडी ही सीख कर सकती है। सिविल रेमेडी यानी कि मेंटेनेंस वगैरह और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की हेल्प होती है, वो ही सीख कर सकती है सिर्फ।
ठीक है। लेकिन और जो क्रिमिनल रेमेडी अवेलेबल होती है ना गवर्नमेंट के पास, वो बीएनएस ये सेक्शन 85 में अवेलेबल है, जो सिर्फ जो मैरिड वुमेन है उनको अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब ये वाली जो बीएनएस 85 की जो ये क्रिमिनल रेमेडी थी, अब वो लिव इन रिलेशनशिप पे भी एक्सटेंडेड हुई, प्रोवाइडेड कि वो लिव इन रिलेशन जो है वो लंबे समय से चल रहा हो और मैरिज की लॉन्ग टर्म साथ रहने की इंटेंशन। ठीक है, तो ये है इस केस में। और ये केस का नाम क्या है? XMORS वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2026 का केस है। Previously, the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 provided civil remedies or just civil remedy यानी कि maintenance or protection for living partners. But criminal prosecution जो था वो section 85 of BNS आएगा इधर, section 85 of BNS वो strictly for married women हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो सेक्शन 85 है वो BNS वो लिव इन पार्टनर्स को भी मिलेगा, प्रोवाइडेड कि कोई लॉन्ग टर्म साथ रहने की और मतलब इंटेंशन टू मैरी हो। ठीक है, इतना केस है। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 केसेस बताए। इम्पोर्टेंट जो चीज, एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था दैट वाज रिगार्डिंग द स्कूल कंसोलिडेशन, जी पेपर टू एजुकेशन से। देखो क्या था, गवर्नमेंट ने क्या किया, यूनिवर्सल लिटरेसी अचीव करने के लिए, SDG 4 अचीव करने के लिए, आर्टिकल 21 ए को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग जगह पे गवर्नमेंट स्कूल्स को खोले, छोटे छोटे स्कूल्स को खोले। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है ना, मतलब काफी छोटे छोटे स्कूल खुल गए हैं, लेकिन उनके एनरोलमेंट रेशियो अभी एक देखने को मिला है UDSI के डेटा के अकॉर्डिंग कि, और नीति आयोग के डेटा के अकॉर्डिंग भी, कि जो स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट है इन द गवर्नमेंट स्कूल वो डिक्लाइन कर रहा है और प्राइवेट स्कूल में इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि क्योंकि गवर्नमेंट पैसा तो लिमिटेड है ना, तो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो इन सभी पे डाइवर्ट हो रही है, और इसकी वजह से कोई लॉन्ग टर्म फैसिलिटी या फिर कोई अच्छी फैसिलिटी जैसे कंप्यूटर लैब या टॉयलेट की फैसिलिटी अच्छी नहीं की जा रही हर स्कूल में। तो क्या किया जाएगा, इन सभी स्कूल को मर्ज कर दिया जाएगा और एक बड़ा गवर्नमेंट स्कूल बना दिया जाएगा जिसमें सारी फैसिलिटीज होंगी। ये है आइडिया ऑफ स्कूल कंसोलिडेशन जो अभी हो रहा है। इसके ही इस आर्टिकल में पॉजिटिव्स नेगेटिव्स ये सब बताए गए हैं। ठीक है, तो देखो क्या कॉन्टेक्स्ट है। अपोजिशन पार्टी भी हाईलाइट कर रही है भाई कि गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट रेशो कम हो रहा है। UDSI के डेटा ने भी, नीति आयोग के डेटा ने भी ये शो किया है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों का एनरोलमेंट कम हो रहा है और प्राइवेट स्कूल में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब स्कूल कंसोलिडेशन होता क्या है? स्कूल कंसोलिडेशन का मतलब है कि स्मॉल स्कूल्स को वो करा जाएगा। तो स्कूल कंसोलिडेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस जिसमें हम स्मॉल स्कूल्स को क्लोज कर देते हैं, स्मॉल एंड स्ट्रगलिंग स्कूल्स को क्लोज कर दिया जाता है एंड उनको एक लार्ज सेंट्रल स्कूल में मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, तो करंट क्या है कि अप्रोक्सीमेटली 9400 इतने स्कूल्स को कंसोलिडेट कर दिया गया है नेशन वाइड एंड इनमें। ठीक है, इसके पीछे आइडिया क्या है, क्या सोचा गवर्नमेंट ने ऐसा करने के पीछे? कि पीपल आर मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज एंड यंग पॉपुलेशन बूम ऑफ अर्ली 2000 इज चेंजिंग। और अर्बन एरियाज की तरफ ट्रेंड ज्यादा हो रहा है, रूरल एरियाज में लोग कम हैं, यानी बच्चे रूरल एरियाज में स्टूडेंट्स कम हैं। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन किया जाए ताकि वो छोटे छोटे टाइनी स्कूल्स में मर्ज करके एक, क्योंकि फिजिकल बर्डन भी आ रहा है गवर्नमेंट पे, तो उसे कंसोलिडेट कर दिया जाए एक बड़े स्कूल में ताकि उन रिसोर्स का बेटर यूज हो सके। इसका बेनिफिट क्या होगा कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स गवर्नमेंट रख पाएगी और बेटर लर्निंग आउटकम्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा जैसे कि कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरीज, क्वालिटी टॉयलेट्स। ठीक है, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये काफी। ठीक है, और
आर्टिकल 21 भी ट्रूली फुलफिल होगा, 21A एंड एनईपी के जो गोल है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो भी मीट हो पाएंगे। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं, ऐसा करने से क्या चैलेंज होगा? हो सकता है कि पहले जो बच्चा इस स्कूल में, मतलब ट्रांसपोर्ट इस स्कूल में जाने के लिए वो था, एक्सेसिबल था ये स्कूल, लेकिन अब इस स्कूल को मर्ज करके इतने डिस्टेंस पे कर दिया गया है, तो एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटी ना मिलने की वजह से हो सकता है इन नए स्कूल का ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज हो जाए। तो ये दिक्कत है, एक्सेसिबिलिटी की दिक्कत, रिस्क ऑफ ड्रॉप आउट इंक्रीज हो सकता है, और रीजनल इश्यूज भी हो सकते हैं कि हर जगह आप सिर्फ यही तरीका नहीं अपना सकते ना कि वन साइज फिट्स ऑल, कि हर जगह मर्ज करते फिरो, ऐसा नहीं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जैसे हाई हिली टेरेन वगैरह है, तो जोग्राफिकल पोजीशन के हिसाब से भी आपको देखना होगा। ये बताया गया है इस आर्टिकल में। ठीक है, हमारा आज का लास्ट आर्टिकल था बीजिंग इनोवेशन मॉडल। ये एक केस स्टडी है, अच्छे जो न्यूज़पेपर में मेंशन थे, जो हम लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। इनोवेशन इंडेक्स जो आता है ना, नेशनल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें चाइना की रैंकिंग 10th हो गई है और इंडिया की रैंकिंग 38th है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो बीजिंग है ना, उसका एक ये प्रोडक्शन मॉडल है एक तरीके से, कि जो भी टेक्नोलॉजी जो लैब में प्रोड्यूस करती है, वो मार्केट में एक्सेस उसे कराते, उसको कमर्शलाइज करती है। उसके बीच का जो ये रास्ता होता है ना, ये बहुत, मतलब इंडिया में क्या हो रहा है और भी जगह क्या होता है ज्यादातर, ये यहाँ तक ये नहीं पहुंच पाता, यहाँ पे आते ही ये आइडिया डेड हो जाता है। therefore इसको एज अ वैल्यू ऑफ डेथ भी बोला जाता है। तो बीजिंग का मॉडल ऐसा है कि उसने वैल्यू ऑफ डेथ को सरपास किया है और अपनी सारी टेक्नोलॉजीज को मार्केट एक्सेस या कमर्शलाइज किया है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डेथ एक क्रिटिकल फेज है वेयर अ प्रोडक्ट क्रिएटेड इन लैब फेल्स टू रीच द कमर्शियल गैप। बीजिंग मॉडल इज डिजाइन टू ब्रिज दिस गैप। की पिलर्स ऑफ दिस मॉडल क्या है? हाँ, अब इन्होंने क्या क्या किसमें किया है, इन्होंने इनोवेशन करने के क्लस्टर्स बनाए हैं जो पर्टिकुलरली इनोवेशन पे ध्यान देंगे, जहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटीज को, कंपनीज को कनेक्ट किया है। दूसरा, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल कमर्शलाइजेशन किया है, डेडिकेटेड मैनेजर्स हैं, डेडिकेटेड स्किल्ड मैन पावर है, जो मार्केट रेडी टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रही है। स्टेट बैंक्ड पेशेंट कैपिटल, स्टेट पेशेंट कैपिटल होती है जो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड करती है, टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड करती है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, तो स्टेट ये सपोर्ट वहाँ पे कर रही है। और मिशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी वो रख रहे हैं कि भाई जो मार्केट में जिसकी डिमांड है उसके ओरिएंटेड, और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स के ओरिएंटेड अपनी प्रोडक्शन पर वो फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पिलर्स हैं मेजर, इनोवेशन क्लस्टर्स बनाना, टेक्नोलॉजिकल कमर्शलाइजेशन करने के लिए स्पेसिफिक मैनेजर्स एंड इनक्यूबेटर्स को रखना, या फिर स्किल्ड मैन पावर को, स्टेट बैंक पेशेंट कैपिटल एंड मिशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। आउटकम क्या रहा भाई? इन्होंने इतने टेक्नोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं बीजिंग में, तो इंडिया के लिए क्या लेसन है? इंडिया को भी ऐसे ही इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन करना चाहिए, रिसर्च पार्ट्स बनाने चाहिए। मियरली जस्ट एज ए रिसर्च करने से फायदा नहीं होगा, उनको कमर्शलाइज भी करो, पेटेंट्स प्रोवाइड करो, इनोवेटिव क्लस्टर्स बनाओ। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि केस स्टडी की तरह हम आंसर में इसको यूज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 7th अगस्त पे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं कल with the 8th August current affairs. Till then, take care. Bye bye.